दोस्तों आज की जो एक कहानी है वो एक ऐसे साइको किलर की है जो लड़कियों को और स्पेशली कॉल गर्ल्स को अपना निशाना बनाता था। लेकिन एक कॉल गर्ल डीलर जिसकी कॉल गर्ल्स गायब हो रही थी वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। कोरिया की ये क्राइम थ्रिलर मूवी द चेज एक असली घटना से इंस्पायर है। मूवी की शुरुआत होती है जुंग हो के साथ। जुंग हो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था, लेकिन पैसे कमाने के लिए पिछले 2 सालों से वो पुलिस की नौकरी छोड़कर कॉल गर्ल्स रैकेट चला रहा था। लेकिन वो नोटिस करता है कि पिछले कुछ समय से उसकी कुछ लड़कियां क्लाइंट्स के पास जा तो रही थी, लेकिन वहां से वापस नहीं आ रही थी और कहीं गायब हो जा रही थी, जिस वजह से जुंग को काफी नुकसान हो रहा था। अब जुंग के अंदर का डिटेक्टिव जाग उठता है और वो थोड़ी जांच पड़ताल करता है। उसे एक अनोनिमस क्लाइंट का नंबर मिलता है जिसके पास भेजी हुई लड़कियां जुंग के कांटेक्ट से बाहर थी। कुछ दिन बाद उसे फिर उसी नंबर से कॉल आता है। जुंग कॉल उठाता है और लड़की को भेजने के लिए हाँ कर देता है। जुंग के पास ये उसे पकड़ने का एक अच्छा मौका था, लेकिन सामने वाला शख्स उसे एड्रेस बताने से मना कर देता है। इस बार जुंग जिस लड़की को उसके पास भेजने वाला होता है उसका नाम होता है मीजिन। मीजिन अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर में अकेले रहा करती थी और उसका पति मर चुका था और इसीलिए पैसे कमाने के लिए मीजिन को ये सब काम करना पड़ता था। मीजिन उस दिन काफी बीमार थी, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए उसे जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले जुंग हो उससे कहता है कि अगर उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो तो उसे तुरंत कॉल करे। अब मीजिन को जिस क्लाइंट के घर जाना था उसका नाम होता है यंग मिन। मीजिन जब यंग मिन के घर पहुंचती है तो पहले तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है और सबसे पहले वो यंग मिन को वॉशरूम जाने के लिए कहती है। वॉशरूम जाने के बाद मीजिन देखती है कि वहाँ बाथरूम में किसी के खून के निशान पड़े हुए थे और ये देखते ही मीजिन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत फोन निकालकर जुंग हो को कॉल करती है, लेकिन गेस व्हाट, उसके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब वो अपने आप को शांत करती है और वॉशरूम से बाहर आती है। बाहर निकलते ही वो यंगमिन को कहती है कि मैं अपना गुब्बारा कार में ही भूल गई हूँ, क्या मैं उसे ले आऊँ? और यंगमिन भी शांत सा चेहरा बना के कहता है हाँ जरूर, तुम जा सकती हो। लेकिन जैसे ही मीजिन दरवाजे पर पहुंचती है वो देखती है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उस मोमेंट पे मीजिन को समझ आ चुका होता है कि ये आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगले ही पल यंगमिन उसे पकड़कर वॉशरूम में ले जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद यंगमिन एक काले कलर का बैग लाता है और उसमें से कुछ औजार निकालता है। वो एक छेनी और हथौड़े से मीजिन के सर पर वार करता है और वहाँ दूसरी तरफ इतनी देर तक भी कॉल ना आने के बाद जुंग हो को शक होने लगता है और वो मीजिन के बताए हुए आखिरी एड्रेस तक पहुँचता है और किस्मत से उसकी गाड़ी यंगमिन की गाड़ी से टकरा जाती है। जैसे ही वो कार से उतरता है वो देखता है कि यंगमिन के शर्ट पर खून के छींटे पड़े हुए थे और उसी पल जुंग हो समझ जाता है कि हो ना हो ये वही आदमी है जिसे वो ढूंढ रहा है। पकड़े जाने के डर से यंगमिन भी वहाँ से भाग पड़ता है। उन दोनों के बीच में एक चीज होती है और एंड में काफी मुशक्कत के बाद जुंग हो उसे पकड़ लेता है। लेकिन जब जुंग हो उसे कार में ले जा रहा होता है तभी रात के वक्त ट्रैफिक पुलिस उसकी कार रोक लेती है। जुंग हो 2 साल पहले तो पुलिस ऑफिसर था, लेकिन इस समय उसके पास पुलिस की कोई भी आईडी नहीं होती है और इसी वजह से यंगमिन और जुंग हो दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब जब पुलिस यंगमिन के साथ इंटेरोगेशन करती है तो वो कामली बोलता है कि हाँ मैंने ही उन सब लड़कियों को मारा है और वो सब की सब मर चुकी है। अब ये सुनते ही सबके सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि वो लाशें तुमने कहाँ छिपा रखी हैं और वो औजार जिनसे तुमने वो मर्डर किए हैं वो आखिर कहाँ है, तो वो इसका कोई जवाब नहीं देता। वो बस कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बॉडीज कहाँ छिपाई हैं ये मुझे भी नहीं याद। अब पुलिस के पास सबूत जुटाने के लिए केवल 12 घंटे थे और अगर 12 घंटे में भी पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाएगी तो यंगमिन को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जुंग हो के चीख चीख के कहने के बाद भी पुलिस को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यंगमिन ने ही उन लड़कियों का खून किया है और जुंग हो ये खुल के भी नहीं बता सकता था कि वो लड़कियां उसी की कॉल गर्ल्स थी। और अब जुंग हो यंगमिन के खिलाफ खुद सबूत जुटाने पे लग जाता है क्योंकि यंगमिन ने उसकी काफी कॉल गर्ल्स को गायब किया था और उसकी वजह से जुंग हो को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। सबसे पहले जुंग हो मीजिन के घर जाता है जहाँ उसे उसकी बेटी दिखती है जो कि अपनी माँ का इंतजार कर रही थी और वो उस बच्चे पर तरस खाकर उसे अपने साथ ले लेता है। इसके बाद जुंग अपने चेले को एक चाबी का गुच्छा देकर कहता है कि इस शहर में जितने भी घर हैं उन सभी घर में इस चाबी को ट्राई करके देखे और जैसे ही उस घर का पता चले तुरंत उसे बताए। ये वही चाबी थी जो उसे यंगमिन की जेब से मिली थी और उसे पूरा भरोसा था कि ये यंगमिन के घर का पता उसे बता देगी। पुलिस स्टेशन में यंगमिन ये कन्फेस कर चुका था कि उसने एक नहीं बल्कि 7 लड़कियों को मारा है, लेकिन बिना सबूत के पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन 12 घंटों में से टाइम धीरे धीरे फिसल
चलते जा रहा था। जूंग हो पहले तो अपने पैसों के लिए सब कर रहा था, लेकिन अब उसके साथ यंगमिन की एक छोटी सी मासूम सी बेटी भी थी, जिसके लिए वो अब यंगमिन के पीछे पड़ा हुआ था। इसी बीच एक सीन में मीजिन को दिखाया जाता है। सबको लगता है कि मीजिन मर चुकी थी, लेकिन मीजिन अभी जिंदा थी। मीजिन वहीं पड़े हुए एक कांच के टुकड़े से अपने बंधे हुए हाथों की रस्सी को धीरे धीरे काटने लगती है। वो उस कांच के टुकड़े से अपने हाथों की रस्सी काट लेती है और खिड़की तोड़कर वहां से नीचे कूद जाती है। लेकिन जैसे ही मीजिन नीचे कूदती है, वो चोट के कारण बेहोश होकर वहीं यार्ड पर गिर जाती है। जूंग हो अब हर कॉल गर्ल डीलर के पास जाकर यंगमिन का नंबर चेक करता है। वहाँ उसे यंगमिन का नंबर मिल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि कौन सी लड़की यंगमिन के पास कब गई हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उसे यंगमिन का एड्रेस नहीं मिल पाता। इसी बीच मीजिन की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। बीच में यंगमिन पुलिस को बताता है कि उसे याद आ चुका है कि उसने उन लाशों को कहाँ छिपाया हुआ है। वो पुलिस को एक कंस्ट्रक्शन साइट का एड्रेस देता है और पुलिस की एक टीम वहाँ खुदाई पर लग जाती है। लेकिन ये सब यंगमिन के एक प्लान का हिस्सा था, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने 12 घंटे पूरे कर सके। उधर यंग को देखने मेयर का एक ऑफिसर आता है और वो पुलिस से कहता है कि यंग को बिना सबूत के पकड़ना सही नहीं है, और जब वहाँ की पब्लिक यंग के फेस पर चोट के निशान देखेगी तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। तो मेयर चाहते हैं कि तुम यंग को छोड़ दो और जूंग को अरेस्ट कर लो। अब पुलिस यंगमिन को रिहा करके जूंग को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जब जूंग को वैन में ले जाया जा रहा होता है तो वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता है। उसे पता चल चुका था कि यंगमिन अब फ्री हो गया है। उसे विश्वास था कि वो अब सबसे पहले मीजिन के पास ही जाएगा, चाहे वो जिंदा भी हो या नहीं। अब वहाँ घर के यार्ड में पड़ी मीजिन को भी होश आ जाता है और वो सड़क पर दौड़ते हुए एक दुकान में घुस जाती है, जो उसे सबसे पहले दिखाई देती है। वो उस दुकान की मालकिन से कहती है कि कोई आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसकी जान लेना चाहता है, तो क्या वो उसकी दुकान में छिप सकती है। तो वो दुकान की मालकिन भी मीजिन की हालत पर तरस खाकर उसे दुकान के अंदर वाले कमरे में छिपा देती है। अंदर जाते ही मीजिन सबसे पहले जूंग हो को कॉल करती है, लेकिन हड़बड़ी में होने के कारण जूंग को कॉल का पता ही नहीं चलता। इसी बीच बदकिस्मती से यंगमिन उसी दुकान पर सिगरेट लेने पहुंच जाता है। अब वो सिगरेट लेके उस दुकान से जा ही रहा होता है कि वो दुकान की मालकिन उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ कुछ देर रुक सकते हो। वहाँ अंदर वाले रूम में एक लड़की है जिसके पीछे कोई आदमी उसकी जान लेने के लिए पड़ा हुआ है, तो क्या तुम प्लीज हमारी मदद कर सकते हो। यंगमिन जब अंदर वाले कमरे में देखता है तो वहाँ मीजिन बेहोश पड़ी होती है। अब यंगमिन पहले दुकान का दरवाजा बंद करता है और फिर उसी दुकान में पड़े हुए एक हथौड़े से सबसे पहले उस दुकान की मालकिन को मार डालता है। इसके बाद वो मीजिन के पास जाता है और उसे हैरानी होती है कि उसके वार के बावजूद भी मीजिन कैसे बच गई थी, लेकिन इस बार वो मीजिन पर हथौड़े से इतनी जोर से वार करता है कि मीजिन नहीं बच पाती। अब कुछ देर बाद उस दुकान के पास पुलिस और भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन वहाँ उनको मीजिन की बॉडी नहीं मिलती। कुछ देर बाद जूंग हो भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे क्राइम स्पॉट पर एक लैंडलाइन फोन पड़ा हुआ दिखाई देता है। उस फोन को देखने के बाद जूंग अपना फोन चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि मीजिन ने उसे कई मिस कॉल दिए हुए थे और एक वॉइस नोट भी भेजा था, जिसमें वो बोल रही थी कि मैं बहुत डरी हुई हूँ और मैं ये जॉब अब और नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही जूंग हो समझ जाता है कि यंगमिन मीजिन को खत्म कर चुका है। अब जूंग हो यंगमिन को ढूंढते ढूंढते एक चर्च में जा पहुंचता है, जहां वो वहां के एक आदमी को यंगमिन की आईडी दिखाकर उसके बारे में पूछता है। वो आदमी जूंग को बताता है कि चर्च के बाहर का स्टैचू यंग नहीं बनाया था और उसने यंग को लास्ट बार मिस्टर पार्क के साथ देखा था। अब जूंग तुरंत मिस्टर पार्क का एड्रेस लेकर उसके घर जा पहुंचता है। दरवाजे पर पहुंचते ही वो डोरबेल की जगह वो चाबी ट्राई करता है जो उसे यंग के पास मिली थी और उस चाबी से वो गेट खुल भी जाता है। दरवाजा खोलते ही उसे अपने सामने यंगमिन दिखाई देता है और यंग को देखते ही जूंग उसे पीटने लगता है। दोनों लड़ते लड़ते घर के अंदर जा पहुंचते हैं, जहां जूंग को एक फिशिंग टैंक में मीजिन के अवशेष दिखाई देते हैं। ये देखते ही जूंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यंग को और भी बुरी तरह पीटने लगता है। अब लड़ते लड़ते लास्ट में जूंग यंग को एक रॉड से मारने वाला होता है कि वहाँ पुलिस आ जाती है और जूंग को रोक लेती है। इसके बाद उन्हें यंगमिन के यार्ड की खुदाई से काफी सारी लाशें मिलती हैं और इतना सबूत अब यंगमिन को अरेस्ट करने के लिए काफी होता है। मूवी के एंड में जूंग हॉस्पिटल में मीजिन की बेटी के पास बैठा होता है और यही मूवी एंड हो जाती है।